ये मेरी 12 साल की रिसर्च है। इससे बड़ा सत्य ब्रह्मांड के बारे में और कुछ नहीं हो सकता। और जब हम एब्सोल्यूट यूनिवर्स में यही काम करेंगे, सेब रख के जाएंगे और 1 साल बाद आए चाहे 10 साल बाद आए, वो सेब ऐसे ही रहेगा जैसे मैं रख के गया था। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क नहीं करता। यहाँ पर हम लोग इस हाइब्रिड यूनिवर्स, इक्वेशन ऐसे ही सही मानी जाती है। आप मैथमेटिकली कोई चीज प्रूव करिए, उसमें वैल्यूज को पुट करिए। अगर उसमें सही वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब आपका इक्वेशन और लॉजिक सही। अगर मेरा इक्वेशन सही है तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इक्वेशन विल बी आल्सो राइट। एलियन तो हम लोग कहते हैं कि ये एलियन, सत्य लोग हमारे अध्यात्म की लैंग्वेज में बोला जाता है सत्य लोग, ट्रू गॉड, वेयर गॉड एग्जिस्ट। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो वहां पे एलियंस बोलेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है योगेश पाठक, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में है। और इन्होंने कुछ रिसर्च किया है और इनका मानना है कि यूनिवर्स 2 टाइप के हैं। तो इनसे पहले बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं, इनके रिसर्च के बारे में जानते हैं। और इन्होंने जो रिसर्च किया है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है और इनका दावा भी बहुत हटके है, जो शायद कईयों को डाइजेस्ट ना हो। इनफैक्ट मेरे को भी उतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फैक्ट्स क्या है वो डायरेक्ट इनसे बात करके जानते हैं। सबसे पहले योगेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बताइए रिसर्च आपने क्या किया है? मेरी बेसिकली रिसर्च यूनिवर्स के बारे में है और ये मेरी 12 साल की रिसर्च है और जिसमें मैंने प्रूव किया है कि मतलब यूनिवर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और मेनली ये कंप्लीट स्टोरी ऑफ यूनिवर्स है। और मेरा दावा है सभी रिसर्च वर्ल्ड के रिसर्च सेंटर से कि इससे बड़ा सत्य ब्रह्मांड के बारे में और कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है, क्योंकि दावा करने का मेन पर्पस ये है कि मुझे विश्वास है कि दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। जी, आपका दावा है कि ये सच्चाई है। यस। तो ये किस तरह की सच्चाई है? साइंटिफिकली ये प्रूवन है या फिर स्पिरिचुअली प्रूवन है? नो एक्चुअली सर क्या है कि कोई भी रिसर्च जब तक 2 तरीके से प्रूवन मानी जाती है, मानी जाती है। या तो आप मैथमेटिकली प्रूव करिए या तो उसको प्रैक्टिकली प्रूव करिए। तो मेरी रिसर्च मैथमेटिकली प्रूव है और जिसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर जो लॉजिक दिया गया है उस लॉजिक के अनुसार अगर चीजें मैथमेटिकली प्रूव हो रही है, वो लॉजिक अगर मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट आइडिया विल बी ऑल्सो राइट। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, उस आइडिया के पीछे, मतलब जो लॉजिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली ट्रू माना जाता है अगर कोई मैथमेटिकली प्रूव है कोई आइडिया। तो मेरी रिसर्च में बेसिकली क्या है कि जैसे मेरा ये मानना है कि जो यूनिवर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में केवल टाइम ही एक ऐसी चीज है, एंटिटी है जो प्रोड्यूस होती है और खत्म भी होती है। सीधा सा एग्जांपल दे, जैसे शांत पानी में हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वो कुछ देर के लिए अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्बेंस जब तक रहता है तब तक मतलब ये जो शांत जल होता है ये एब्सोल्यूट यूनिवर्स को डिनोट करता है, टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स को डिनोट करता है। और जो डिस्टर्बेंस होता है वो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स को डिनोट करता है। और जब तक ये डिस्टर्बेंस रहेगा तब तक हमारे यूनिवर्स का टाइम चलेगा। और ये डिस्टर्बेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो एब्सोल्यूट यूनिवर्स में हम लोग दोबारा से चले जाएंगे और हमारे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मतलब ये टाइम खत्म हो जाएगा अगर दूसरा कोलिजन नहीं होता है तो मतलब एब्सोल्यूट यूनिवर्स में फिर क्या होगा? एब्सोल्यूट यूनिवर्स बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्टेबल कंडीशन है। एब्सोल्यूट यूनिवर्स, मेरा कहने का मतलब ये है, जो रियल यूनिवर्स होता है वो एक्चुअल में कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो और इनफाइनाइट, ये दोनों नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं होता। ये दीज आर द ओनली रिलेटिव नंबर। और अगर जीरो रिलेटिव नंबर है तो इनफाइनाइट भी रिलेटिव नंबर है। मेरा ये कहना है कि जो रियल यूनिवर्स होता है वो बेसिकली कंटिन्यूअस होता है। उसमें वहां पे जीरो और इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता। उसे हम ये कह सकते हैं
कि एक कंटिन्यूअस चीज है जहाँ पे मतलब जो आप एब्सोल्यूट यूनिवर्स की बात करते जी, हैं जी। उसका ह्यूमन टाइम उसका टेंडेंसी लिमिटलेस होगा, मतलब वो जीवान तक मतलब जी सकता है, या उस मतलब जिंदगी यस काफी यस लंबा टाइम तक रह यस सकता है। यस जैसे हम लोग लेट मी हिंदू में बात करें असुस्थामा जैसे उनको बोला जाता यस है, यस ये वाला टेक्निक उसमें मतलब उस फॉर्म में रहेगा, या फिर ऐसा कि वो अलग एक जैसे अर्थ यहाँ पे है वैसा ही कोई प्लैनेट है जो अभी रन हो रहा है कहीं और, कहना क्या चाहते हैं बेसिकली आप? मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो रियल यूनिवर्स है, जो एब्सोल्यूट यूनिवर्स है, वहां पर टाइम का कोई अस्तित्व नहीं होता। देयर इज नो टाइम इन एब्सोल्यूट यूनिवर्स। लाइक अगर किसी भी एक स्पेस का एक छोटा सा पार्ट मैं ले लूं और उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में डाल दूं, तो वहां पर टाइम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। और अगर यूनिवर्स का आउटर यूनिवर्स का इफेक्ट अगर हटा दें तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एब्सोल्यूट यूनिवर्स है वो स्टेबल कंडीशन में है और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब एब्सोल्यूट स्टेट में, मतलब वहां पे टाइम का कोई अस्तित्व नहीं होता। वहां पे कोई भी अगर एग्जिस्टेंस है तो वहां पे वो कंटिन्यूअस मतलब यू कैन से दैट अमर, मतलब लाइक अमर, मतलब वो कभी खत्म ना होने वाली चीज। और टाइम का मतलब सीधा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम इज ओनली द चेंज। टाइम कैन बी डिफाइंड बाय द चेंज, मतलब अगर कहीं पे चेंज हो रहा है और इनफैक्ट मास वेरिएशन हो रहा है तभी टाइम की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। चेंज तो कई तरीके से हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कंडीशन चेंज हो, सिचुएशन चेंज हो, लेकिन जब तक हम किसी भी मास में वेरिएशन नहीं होता तो वहां पे हम टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग ऑल्सो। जैसे मान लीजिए हम सुबह उठे, हम गए ऑफिस, ऑफिस से वापस आए घर, नाश्ता किए, फिर मूवी देखने गए, मूवी देख के आए, फिर घर पे आके बैठे डिनर करने लगे। अब सपोज करिए टाइम तो बीता, सुबह से शाम हुई, सन हमारा मूव किया और अर्थ भी रोटेट की, मैं भी मूव किया, सारी चीजें हुई। लेकिन अगर आप इसमें से एक चीज हटा दीजिए, अगर मास वेरिएशन नहीं हुआ तो ना आप फ्यूचर में गए और ना आप पास्ट में गए। मतलब सारे लोग एक बार में ठहर जाएं, वहीं पे सारी चीजें ठहर जाए तो मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर मास वेरिएशन आपका नहीं हुआ, मास, अगर इस चीज को मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में डाल दिया तो हमारे लिए समय जीरो हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर मैं दिन भर बैठा रहता हूँ कुछ नहीं करता हूँ तो मेरा प्रोडक्टिविटी जीरो है। हाँ, मैं कुछ प्रोडक्टिविटी ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मैं काउंटेबल हो, वो या फिर मूवी टाइम हो या फिर मैं वर्क प्लेस में काम कर रहा हूँ या फिर सो रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर जो मैं पढ़ाई किया, काम किया, मूवी देखा तो वो प्रोडक्टिव रहा। लेकिन अगर मैं बैठे बैठे काट रहा हूँ तो टाइम वेस्ट गया, लेकिन फिर भी वो तो टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो बीत रहा है ना। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक मैंने सेब रखा, एप्पल मैंने रखा आपके ऑफिस में अंदर, और मैं इसको एज इट इज छोड़ ही चला गया। एक साल बाद मैं आया, ये कोई देयर इज नो वर्क। एक साल बाद आया, वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब साइंस की भाषा में कहें वो डीके कर जाएगा, क्षय हो जाएगा। ये होता है यूनिवर्स इफेक्ट। इस यूनिवर्स में टाइम का एग्जिस्टेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और जब हम एब्सोल्यूट यूनिवर्स में यही काम करेंगे, सेब रख के जाएंगे और एक साल बाद आया चाहे 10 साल बाद आया, वो सेब ऐसे ही रहेगा जैसे मैं रख के गया था। देयर इज नो वेरिएशन इन मास, वहां पे टाइम का इफेक्ट नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन क्यों नहीं है। क्योंकि वो यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वहां पे वेरिएशन नहीं हो रहा है, मास वेरिएशन नहीं हो रहा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे सेब यहाँ से उठा के यहाँ मैंने रख दिया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वेरिएशन हुआ, लेकिन मास वेरिएशन नहीं हो रहा है। इस वजह से उस सेब के लिए समय ठहर गया है, वो कहीं पे भी मूव करेगा वो उसी कंडीशन में है।
जैसे जिस कंडीशन में प्रीवियस था, ना आप फ्यूचर में गए, ना आप बूढ़े हुए, ना आप जवान हुए, तो आप उसी कंडीशन में हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं समय आगे बढ़ गया? मेनली ये होता है कि अगर मास वेरिएशन नहीं हो रहा है किसी भी चीज में, तो आपका समय ठहरा, उस वो वहां पे समय की वैल्यू 0 होती है। तब तो वहाँ जीव भी नहीं रहेगा ना, मास वेरिएशन जब होगा ही नहीं तो जीव कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में सारी चीजें इक्विलिब्रियम स्टेट में। मतलब अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा ही रह जाएगा ना, फिर बड़े बच्चा होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ, इंसान यानी होगा ही नहीं। बच्चा होगा। बच्चा होना, बड़ा होना, ये तो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स की एक हाँ। तरीके से आप कह सकते हैं। हाँ। वहां पे तो एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे गॉड, हम थोड़ा अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। एक अध्यात्म में एक लॉजिक है कि मैं प्रकट होता हूँ। हाँ। वहां पे एवरीथिंग इज मतलब जैसे कहा जाता है ना कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप किसी मोबाइल के लिंक में क्लिक करते हैं तो वो आउटपुट आपको जनरेट होकर दिखाता है ना, बीच का मैकेनिज्म दिखाया नहीं। ऐसे ही वहां पे ह्यूमन होता है। हाँ। वो बीच का मैकेनिज्म नहीं शो करता है। वो डायरेक्ट एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रकट, मतलब समझिएगा, कोई चीज का एग्जिस्टेंस, जैसे मैकेनिज्म कहाँ होता है, जैसे एब्सोल्यूट यूनिवर्स में एवरीथिंग, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जैसे मैं एब्सोल्यूट यूनिवर्स में हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, ये नहीं पता मुझे, आई डोंट नो, लेकिन मेरा एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। मैं प्रकट हो गया, हो सकता है प्रकट हो गया, एनवायरनमेंट ने मुझे बना दिया, प्रकट हो गया मैं, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिवर्स में अचानक बन गया, ठीक है। अब सपोज करिए अनफॉर्चुनेटली कोई डिस्टर्बेंस हो गया, मान ली अपोजिट साइड से दो मास आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली, ये नेचुरल प्रोसेस है, अनफॉर्चुनेटली दो मासेस आके टकरा गए। देखिए दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक अप्लाइड होता है। नेचुरल का मतलब ये होता है कि चीजें अपने आप होती चली जाती, मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें आपस में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, एक दूसरे एनर्जी, मास से एनर्जी सब आपस में बनता रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस। अब हम अप्लाइड क्या होता है कि हम बाय फोर्स किसी चीज को अस्तित्व में लाए, फोर्सली मैं किसी चीज को अस्तित्व में, तो मतलब वहां पे फोर्सली चीजों को कराया जाएगा, क्या बोल क्या रहे? वहां पे एब्सोल्यूट यूनिवर्स में नेचुरल है, नेचुरल, हाँ, पूरी अभी भी तो यहाँ नेचुरली हो रहा है। 1 मिनट, एब्सोल्यूट यूनिवर्स में सारी चीजें नेचुरल है, वहां पे किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब किसी चीज का, फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब ये सोचिए कि जैसे मान ली सपोज करिए कोई डिस्टरबेंस हुआ, नेचुरली कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लीजिए सारी चीजें बनी और अनफॉर्चुनेटली दो मास अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करके वहां विक्षोभ हुआ, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, और वो डिस्टरबेंस उस एब्सोल्यूटनेस को डेविएट कर देता है, मतलब जो एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम स्टेट था यूनिवर्स का, उसको डिस्टर्ब कर दिया। और जब ये डिस्टरबेंस होता है, जितने समय के लिए डिस्टरबेंस होता है उतना ही समय उस यूनिवर्स का होता है, और जब वो डिस्टरबेंस होगा तो ये जो स्टेट है ना, जो स्टेट, मल्टीपल स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कई स्टेट होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट वगैरह, तो वहां पे कई स्टेट फॉर्म हो जाते हैं। जैसे डिस्टरबेंस होता है ना, तो कई स्टेट फॉर्म हो जाते हैं, उसी वजह से मास वेरिएशन होना शुरू हो जाता है, उसी वजह से वहां पे टाइम का एग्जिस्टेंस आ जाता है। और मैंने सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया कि जितना भी एनर्जी की वजह से वहां डिस्टरबेंस हुआ, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से वहां पे डिस्टरबेंस हुआ है, उस एनर्जी के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम पैदा हुआ। अब जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, जो मैं इक्वेशन इसमें फाइंड आउट किया हूं, t = तब तो सेम तो फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, जैसे यहाँ फिजिक्स वर्क कर रहा है, हाँ, केमिकल, या जैसे वहां वर्क कर रहा है, सेम आप जो बोल रहे हैं दूसरे यूनिवर्स में सेम वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? देखिए आप जब बोले कि लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में सब जैसे वो जैसे वो लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड स्टेट में केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, फिर विद टाइम तो ये भी तो टाइम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी टाइम प्रोसेस, टाइम साइकिल का हिस्सा बन जाएगा, इसका भी एक स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट इसका ड्रॉ हो जाएगा। तो फिर देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, एब्सोल्यूट यूनिवर्स में मैंने आपको पहले बताया था कि वो नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जब डिस्टरबेंस होता है तो वहाँ अप्लाइड हो जाता है, वहाँ फोर्स एक्टिव हो जाता है। कैसे?
जब आप किसी नेचुरल कंडीशन में मान लीजिए कोई स्पेस है, उसमें अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस कोलिजन वगैरह होता है, वहां पे एनर्जी एक्सपेंड करेगी, विक्षोभ होगा। जब एनर्जी एक्सपेंड करेगी तो एब्सोल्यूट यूनिवर्स का क्या काम होगा कि वो ये डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है कि वो इस डिस्टरबेंस को अपोज करेगा कि नहीं, वो जल्दी जल्दी स्टेबल कंडीशन में आए। उससे एक अप्लाइड प्रेशर वर्क करने लगेगा उस यूनिवर्स के अंदर। जैसे जो हमारा यूनिवर्स है, यहाँ पे एक प्रेशर वर्क करता है, जिसकी वजह से, जैसे जो मैंने आगे लिखा भी है अपने रिसर्च में, जिसकी वजह से न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क नहीं करता। यहाँ पर केवल सेम मासेस के लिए न्यूटन सर का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है। अगर मास में वेरिएशन है, जैसे अगर कोई कम मास का द्रव्यमान है और कोई ज्यादा मास का द्रव्यमान है, तो ऑलवेज यहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क नहीं करेगा। ये बिहेव लाइक जैसे कोई बॉल हल्का जो लाइटर मास है, वो हमेशा अट्रैक्ट होगा हैवियर मास की तरफ। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यहाँ वर्क इसलिए नहीं करेगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी मास अट्रैक्ट टू ईच अदर। हर एक मास एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो वर्क करता है एब्सोल्यूटनेस का, उसकी वजह से यहाँ पे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइटर मास होता है वो अट्रैक्ट होता है हैवियर मास की तरफ केवल। और ये मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा भी है, क्योंकि जो मेनली जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है वहां पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F=g(m1m2/r² के इक्वल होना चाहिए। तो ये जब मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो mg की वैल्यू है, जैसे जो अर्थ की जो mg, जो अर्थ में सन के कारण जो फोर्स लग रहा है mg ग्रेविटेशन फोर्स, वो और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेम आ रहा है। और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो मैंने फाइंड आउट किया था, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज से ये सबसे सही एक तरीके से ये कैलकुलेट आपने कैसे किया? जो डिफरेंस कैलकुलेट आपने कैसे किया? ये डिफरेंस सिंपली मैंने ऐसे किया कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन कर लिया मैंने अर्थ का, और उसके बाद F=g(m1m2/r²), m1 की जगह अर्थ का मास और m2 की जगह सन का मास मैंने रखा, और r² दोनों बीच की डिस्टेंस, उसको कैलकुलेट कर दिया। जो वैल्यू आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आनी चाहिए। मतलब तो यही होता है कि अगर एप्लीकेबल है सारी चीजें, जो फोर्स उसमें लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब मैंने तीनों चीजों को कैलकुलेट किया, मेरे अनुसार ये है कि वो mg फोर्स केवल लग रहा है, वो लाइटर मास केवल अट्रैक्ट होता है। लाइटर मास कोई ग्रेविटी नहीं लगाता है, क्योंकि ये हम लोग का जो यूनिवर्स है वो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स हमेशा से एक्टिव रहता है, जैसे एक्स्ट्रा प्रेशर हमेशा से एक्टिव रहता है, तो इसे यूनिवर्स प्रेशर कहते हैं, यूनिवर्स प्रेशर कह सकते हैं। तो यूनिवर्स प्रेशर एक एक्स्ट्रा लगता है, उसकी वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जो लाइटर मास होता है वो हैवियर मास की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसकी जो अच्छा एक सेकंड, पहले हम लोग प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, अभी उसको नहीं माना जाता है। 2 प्लैनेट अभी नहीं माने जाते हैं सोलर सिस्टम पर। ऐसा हुआ है कि वो दूसरे यूनिवर्स में चला गया है, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर अब मतलब आप जो बोल रहे हैं 2 यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोलर सिस्टम वहां भी होगा, उसका भी सन होगा, वहां भी दिन रात तो सन मून उसका भी अलग होगा, या फिर यही बस है? देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो एब्सोल्यूट यूनिवर्स में जो डिस्टरबेंस होता है वो उसी यूनिवर्स में होता है, और उसी यूनिवर्स में एब्सोल्यूट यूनिवर्स में ही डिस्टरबेंस होता है। एब्सोल्यूट यूनिवर्स में ही हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, आपकी बात अब मैं कर लूँ। जैसे कि मैंने बताया कि टाइम का जो फैक्टर होता है, टाइम बेसिकली क्या होता है कि जहां पर मास ज्यादा होता है, जहां पर मास ज्यादा होता है वो ज्यादा समय को रोक लेता है।
इस जैसे आपको एक छोटी एक सिंपल भाषा में जो हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स प्रेशर जो वर्क करता है, यूनिवर्स प्रेशर और ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज। यूनिवर्स प्रेशर एक प्रेशर है जो सराउंडिंग एब्सोल्यूट यूनिवर्स की वजह से सराउंडिंग से मुझे अब हमारे यूनिवर्स को पे अप्लाइड है, और जो ग्रेविटी होती है वो पर्टिकुलर बैलेंस कंडीशन में अप्लाई होता है। जैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की सन की ग्रेविटी, वो बैलेंस कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम बैलेंस कंडीशन में होता है तब वो ग्रेविटी, उसे कह देते हैं कि वो ग्रेविटी वर्क कर रही है। दोनों में डिफरेंस है। यूनिवर्स प्रेशर अलग होता है, ग्रेविटी अलग होती है, ठीक है। अब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो ग्रेविटी स्टे करेगा, होल्ड करेगा, और वहां पे टाइम भी उतना ही होल्ड करेगा, ठीक है। अब जितना मास है वहां टाइम उतना ही स्लो होगा, ठीक है, धीमे धीमे बहेगा। जितना मास कम होगा वहां टाइम उतना ही फास्ट बहेगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि इसी यूनिवर्स में दो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब यही यूनिवर्स है जिसमें दो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किस यूनिवर्स में है फिलहाल? हम लोग इस हाइब्रिड यूनिवर्स में। हाइब्रिड यूनिवर्स। हाँ, तो हाइब्रिड यूनिवर्स में और कौन कौन से प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाइब्रिड यूनिवर्स में तो अगर हाइब्रिड यूनिवर्स में कौन कौन से प्लैनेट, मतलब समझ नहीं आता है। एक यूनिवर्स में सोलर सिस्टम, उसमें अपना प्लैनेट अर्थ जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं कि वो यूनिवर्स में आपका वो जो यूनिवर्स हम लोग मान रहे हैं वो दो यूनिवर्स है, तो दो यूनिवर्स में भी प्लैनेट्स होंगे, हाँ। तो हम लोग आप जब बोले कि हम लोग एक अलग यूनिवर्स में है, एक अलग यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एक्चुअल में किस यूनिवर्स में हैं? और हम लोग टाइम डिपेंडेंट में, और टाइम डिपेंडेंट में और कितने प्लैनेट्स हैं या एक ही है? टाइम डिपेंडेंट में तो इनफाइनाइट गैलेक्सी है, और इनफाइनाइट गैलेक्सी में इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब ये है प्लैनेट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे सोलर हैं। सिस्टम है। हाँ, मतलब मैक्सिमम, मतलब सोलर सिस्टम भी बहुत से सोलर सिस्टम है, बहुत से प्लैनेट्स हैं, और एक बहुत सी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज के बीच में जो सेम गैलेक्सीज होती हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट में है। टाइम डिपेंडेंट में, और टाइम इंडिपेंडेंट में क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट में मेनली क्या होता है कि यूनिवर्स जो हो, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं टाइम डिपेंडेंट, वो एग्जिस्ट करता है एज ए मास। जैसे इस चीज का मास है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, सब अभी देखेंगे तो एक एक चीज मिल जाएगी ना। इसी तरीके से जब ये यूनिवर्स है, मान सपोज करिए ये टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स है, इसी तरीके से ये बिहेव लाइक ए मास, ये मास ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना। इसी तरीके से जो टाइम एब्सोल्यूट यूनिवर्स होता है, वो यूनिवर्स जो टाइम डिपेंडेंट यूनिवर्स होता है, वो बिहेव लाइक ए मास की तरह वर्क करता है, मतलब मास की तरह बिहेव करता है वहां पर। और मास में अगर और एक चीज और बता दें, जैसे एब्सोल्यूट यूनिवर्स की एक खासियत होती है कि जैसे वो हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रखेगा, वो चाहे जितना भी डिस्टर्बेंस हो जाए, वो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस होता है, वो उसी समय को हम लोग अपना समय कह देते हैं, अपने यूनिवर्स का समय कह देते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट यूनिवर्स का एक वो नियम होता है, एक गुण प्रॉपर्टी कह लीजिए, तो अपने आप हमेशा स्टेबल स्टेट में रखना चाहेगा, और रखता ही है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब बहरहाल देखिए, मैं कोई साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, या फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का, तो कई सारी चीजें मेरे दिमाग से ऊपर ऊपर भी चली जाएंगी, तो फैक्ट का चीज ये है। अच्छा, कोई भी चीज है एविडेंस के साथ प्रूवन होता है, ओके, तभी लोग उसको मानते हैं। तो ऐसा कुछ एविडेंस आपके पास है, ऐसा कुछ जानकारी है, या एविडेंस यानी कि, या फिर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फिजिकल कैलकुलेशन है, या फिर आप क्या बोलते हैं, कोई एविडेंस, रॉ एविडेंस कुछ कलेक्ट किए हो, जिसके तथ्य कुछ तो होगा ना, जी। जिसको दिखा के आप बोल रहे हैं कि ये है एग्जैक्टली दो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे प्रूव कर, कैसे मान रहे हैं ये चीज, और क्या है वो एविडेंस, वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो मेरा इसमें मैथमेटिकली फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा ये है
ये एक एनर्जी के फॉर्म में, एक मास के फॉर्म में, ठीक है, एक एनर्जी के फॉर्म में है, एक मास के फॉर्म में, ठीक है। मास अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है, जी, ये वाला जी। कौन सा एनर्जी के फॉर्म में है? T इज इक्वल टू प्लस माइनस mc। अच्छा, ये यस, एनर्जी के फॉर्म में है। जी जी, अच्छा मास के फॉर्म में अच्छा और एनर्जी के फॉर्म में ऊपर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब मैं जैसे ये इक्वेशन ये बताता है कि किसी भी मास की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब जिनेवा में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था सर, ये गॉड पार्टिकल का, मतलब जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया था, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। तो वो पर्टिकुलर क्या था कि प्रोटॉन्स का कोलिजन था आपस में, और उसकी वजह से जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल फॉर्म हुआ, उससे हम लोग जान पाए कि मास का जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है किसी भी चीज का, वो हिग्स बोसॉन है। तो अब ये सोचिए कि जैसे अगर प्रोटॉन का मास मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अब हिग्स बोसॉन हमें एक पर्टिकुलर समय के लिए मिला था। ऐसा नहीं कि हमेशा, जैसे जब वो प्रैक्टिकल किया जा रहा था तो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में ही उसका एग्जिस्टेंस था। तो मेरा जो फॉर्मूला है, इससे एक चीज हम उसके प्रोटॉन की वैल्यू अगर मैं इसमें मास में रख दूं, प्रोटॉन का मास की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दूं, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि प्रोटॉन जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना टाइम पैदा करेगा, और जो वो टाइम पैदा करेगा वो हिग्स बोसॉन के लगभग बराबर होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आपने पुटअप किया वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। एक मिनट, मेरी बात खत्म। हाँ हाँ। तो जब प्रोटॉन का मास की वैल्यू जब मैंने इसमें रखी, तो जब कैलकुलेट किया तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस टाइम था वो लगभग सेम आ गया जो मेरा फॉर्मूला बता रहा था। इससे ये पता चलता है कि ये इक्वेशन सही है। और दूसरी चीज ये कि अगर किसी मास की वजह से टाइम पैदा होता है, ये मैंने बताया, ये मेरा रिसर्च ने बताया। तो अगर हम फोटोन को मासलेस पार्टिकल मानते हैं, तो अगर फोटोन को सबसे छोटा मास मानते हैं, मतलब एक तरीके से लाइटर, मतलब सबसे लाइटर चीज है वो, अगर उस मास की वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो सबसे छोटा टाइम हमें मिलना चाहिए। तो जब मैंने फोटोन का मास रखा इसमें, तो हमें वही टाइम मिला जो प्लैंक ने डिफाइन किया था, एकदम सेम वही टाइम मिला। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। इक्वेशन ऐसे ही सही मानी जाती है। आप मैथमेटिकली कोई चीज प्रूव करिए, उसमें वैल्यूज को पुट करिए, अगर उसमें सही वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब आपका इक्वेशन और लॉजिक सही है। अगर मेरा इक्वेशन सही है तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इक्वेशन विल बी आल्सो राइट। अच्छा, इसमें फॉर्मूलाज कौन कौन से पुट हुआ है? फॉर्मूला सिंपली मैंने अपने मतलब कंसेप्ट के आधार पे मतलब अपने तरीके से मैंने इस चीज को अप्लाई किया। जैसे इसमें बहुत चीजें हैं, टाइम को डिफाइन करना, कैसे टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीजें अभी एकदम नई है ना। टाइम को, मास को ऐसे आपने टोटल उसको सारी चीजों को लिया होगा, उसको डिफाइन किया होगा, उसको कैलकुलेट किया होगा। तो वैसे क्या क्या एलिमेंट्स आपने इसमें रखा हुआ? इसमें है जैसे टाइम इंटिटी हो गई, मास हो गई, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और टाइम कांस्टेंट हो गया, और इसमें बस इतनी चीजें, इतना में। अच्छा, ये जब आपने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आप रिसर्च सेंटर्स में विजिट किए होंगे? मैं रिसर्च सेंटर में विजिट तो नहीं किया सर, लेकिन कई साइंटिस्ट से मैंने बात की, तो उनका रिस्पांस ये रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कि उनका रिस्पांस ये था कि आई कैन नॉट डाइजेस्ट योर रिसर्च। तो मैंने कहा कि सर ऐसे तो कोई भी रिसर्च जब नई होती है तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। अगर लॉजिक सही है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें है, मतलब वैल्यू, उस रिसर्च की वैल्यू है। तो कई साइंटिस्ट से मैंने बात की है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मतलब वो सपोर्ट नहीं है। तो मैं यही आपके माध्यम से चाहूंगा कि अगर मैं इस चीज को आपके सामने, आपके मीडिया में पब्लिकली मैं, अच्छा, रीजन तो बताए होंगे ना कि क्यों इसको मानने से क्यों मना कर रहे हैं, कुछ कारण होगा? रीजन उनका ये था कि जैसे वो मतलब
एक साइंटिफिक लॉजिक, जितने भी साइंस से रिलेटेड लॉजिक है, मतलब जैसे किस लॉजिक से कोई चीज प्रूव की जाती है। मतलब जैसे कान पकड़ने के दो तरीके होते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में है, कान ऐसे ही पकड़ा जा सकता है, घूम के ही पकड़ा जा सकता है। तो लॉजिक में डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप कोई चीज प्रूव कर रहे हैं। ये बताइए, ये जो शुरुआत हुई आपकी रिसर्च की, वो कहाँ से हुई? अध्यात्म से हुई या फिर आप फिजिक्स से ज्यादा जुड़ाव था? इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? शुरुआत का मतलब ये है कि जैसे अध्यात्म और साइंस दोनों में डिफरेंस होता है। अध्यात्म मेनली आपके बिलीफ, आपके कल्पना या आपके विचार पर डिपेंड करता है, और जैसा कि आपको बता दिया गया आपने मान लिया, ये अध्यात्म होता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है तो चीजें उसके आधार पे हम लोग मान लेते हैं कि इस तरीके की चीजें हुई। सॉरी। और जो साइंस होता है, साइंस मेनली ट्रूथ पे डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअल में क्या है। अगर चीजें एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है तो हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। साइंस बेसिकली ट्रूथ पे डिपेंड करता है, ट्रूथ पे फैक्ट्स और एविडेंस देखता है। हाँ, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो मेरा यही मानना है कि मुझे अध्यात्म से सपोर्ट मिला है। जैसे भगवान ने कहा है कि ईश्वर कहते हैं कि जैसे मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा सपोर्ट ये मिला है कि समझने में सपोर्ट मिला है कि इसी तरीके से यूनिवर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं जहाँ पे टाइम का कोई एग्जिस्टेंस ना हो और जहाँ टाइम का एग्जिस्टेंस। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझे सपोर्ट मिला है समझने में, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे बिना सपोर्ट के आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे आपने कह दिया, आप नए चीज तभी आप सोच सकते हैं जब आपके सामने कोई सपोर्टिव थॉट हो। अच्छा, अध्यात्म में एक चीज कहा जाता है कि एक मैंने भी सुना है, मेरे को नहीं पता ना, मैं उतना लाइक उसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, सबका इंडिविजुअल थॉट्स है। ये सुना है कि हमारे यहाँ सत्यलोक भी एक एग्जिस्ट कर रहा है, सत्यलोक वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो आप बोल रहे हैं जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, जहाँ देवी देवता है, भगवान वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना आप उसका बात कर रहे हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो यूनिवर्स साइंस के नजरिए से मैं अगर अपनी चीज को मैंने रखा है तो मैं उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि टाइम को यूनिवर्स में केवल टाइम ही पैदा होता है। एवरीथिंग इज प्री एग्जिस्ट, सभी चीजें पहले से ही विद्यमान। अगर कहीं पे टाइम नहीं एग्जिस्ट नहीं करता और वहां पे चीजें हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सत्य लोग एग्जिस्ट करता है। मतलब मानते हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है? यस डेफिनेटली। वो सत्य लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर एलियन एग्जिस्ट कर रहे हैं? नो, एलियन इन ए लैंग्वेज ऑफ साइंस यू कैन से। एलियन तो हम लोग कहते हैं कि ये एलियन है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, हम लोग के डायमेंशन पे डिपेंड करती है। जैसे कहीं पे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, XYZ जो स्पेशल कोऑर्डिनेट होते हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ टाइम ही चलता है। जैसे जो हम लोग सपना देखते हैं तो बहुत 1 सेकंड देखेंगे, 2 सेकंड सपना देखेंगे और पूरी जिंदगी की कथा देख लेंगे, वहाँ केवल टाइम मूव कर रहा है। तो वो चीज टाइम डायमेंशन हो गई। तो साइंस को अगर हम जैसे डायमेंशन की भी डेफिनेशन साइंस में अभी तक डिस्क्राइब की, उसको भी मैंने अपडेट किया। डायमेंशन मेनली क्या होता है, जैसे जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे XYZ एंड 3 डायमेंशन एंड टाइम डायमेंशन, दीज आर द ओनली कंपोनेंट्स ऑफ एनी टू डिफाइन द डायमेंशन। तो जैसे सन, अर्थ, एवरी प्लैनेट इज इन डिफरेंट डायमेंशन। सभी प्लैनेट्स का अलग अलग डायमेंशन होता है, और जहाँ लाइफ के अनुसार, लाइफ के अकॉर्डिंगली डायमेंशन अगर होगा तो वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। अब ये उस डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ टाइम का कितना ज्यादा एग्जिस्टेंस है। हो सकता है टाइम रुका हुआ वहाँ पे, ऐसे जोन में हो वहाँ पे टाइम ही ना हो। मेरे को अभी बात समझ नहीं आई। आप जो बोल रहे हैं कि आपने एक बोला कि हाँ सत्य लोग एग्जिस्ट कर रहा है,
फिर मानने से, ये बात मानने से मना करें कि एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? देखिए मैं बताऊंगा, सत्य लोग हमारे अध्यात्म की लैंग्वेज में बोला जाता है सत्य लोग, ट्रू गॉड, वेयर गॉड एग्जिस्ट। सत्य लोग हमारे अध्यात्म के अनुसार बोला जाता है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पे एलियंस बोलेंगे। एलियंस का मतलब ये होगा परग्रही, मतलब दूसरे ग्रह में रहने वाले। बोथ आर सेम। ठीक, बोथ आर सेम लैंग्वेज, लैंग्वेज और हम लोग यूज अलग अलग। हाँ, डिफरेंस। तो जैसे एलियन हमने कहा कि गॉड इज आल्सो एलियन विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। तो हमने एक चीज बताया आपको कि एवरी प्लैनेट इज इन डिफरेंट डायमेंशन। सभी प्लैनेट डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकते हैं और मेनली 7 डायमेंशन होते हैं। जो मेन कैटेगरीज डायमेंशन की वो 7 होती है, 7। कौन कौन से? एक होता है 3 डायमेंशन XYZ टाइम, और इन दोनों डायमेंशन को जैसे एक जगह टाइम एग्जिस्ट होता है, एक जगह टाइम एग्जिस्ट नहीं होता है। जहाँ टाइम एग्जिस्ट होता है वहाँ पे 4 डायमेंशन होता है, जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे 3 डायमेंशन। दोनों को ऐड कर देंगे 7 डायमेंशन। और ये जो हमारा यूनिवर्स है वो हाइब्रिड यूनिवर्स है। यहाँ पे दोनों एब्सोल्यूट यूनिवर्स क्या होता है, मेनली 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, XYZ। वहाँ टाइम नहीं होता। जहाँ पे टाइम नहीं होगा वहाँ पे 3 डायमेंशन केवल एग्जिस्ट करेगा। या टाइम होगा तो 4 डायमेंशन। तो हम लोग का डायमेंशन हाइब्रिड यूनिवर्स। हाइब्रिड यूनिवर्स में क्या होता है मेनली कि टाइम भी एग्जिस्ट करता है। तो एब्सोल्यूट यूनिवर्स का डायमेंशन और प्लस हमारा डायमेंशन, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, उसको अगर ऐड अप कर देंगे तो 7 डायमेंशन में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। वी ऑल आर एग्जिस्ट इन 7 डायमेंशन। 7 डायमेंशन में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस है। और इसको मैंने पिक्चर से मैंने डिस्क्राइब भी किया है। जो 7 डायमेंशन का जो रिजल्टेंट निकालता हूँ तो वही इमेज आती है, अंडा इलिप्टिकल शेप आता है, जो आज की डेट में रिसर्चर्स ने डिफाइन किया है कि इस तरीके से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। उस 7 डायमेंशन में एकदम एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो ये 7 नंबर पे बात करेंगे तो एक ही चीज याद आता है, 7 नंबर पे लोग जानते हैं थाला फॉर अ रीजन। क्रिकेट फैन बोलते हैं। अब क्रिकेट में रुचि रखते हैं? हाँ। महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर जर्सी, 7 बोला जाता है उनको थाला फॉर अ रीजन। अच्छा। तो उनका कैलकुलेशन ही कुछ ऐसा है 7 का। तो ये 7 का जो बात बोले, कहीं ना कहीं क्रिकेट फैन उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो जो आपने बताया, ठीक है। मेरे को थोड़ा जानने में कि ये है कि भाई ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर कहाँ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहाँ पे है? ये कहीं है नहीं सर। हाँ, ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जो बेसिकली जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जिस्ट जहाँ कर। हाँ। अच्छा। ये हम लोग कोई अब इतना डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है बेसिकली ये है एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि जैसे ये कहीं ना कहीं वर्क, इसका एनर्जी लॉस हो रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी से मास फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं मास से एनर्जी फॉर्म हो रही है। लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। इस तरीके से ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। और यूनिवर्स में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग को इतना मैं डीप नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग भी एक एक्टिव मैकेनिज्म, जैसे रोबोट होता है ना सर, वैसे ही हम लोग एक एक्टिव मोड में एक समझ लीजिए एक्टिव मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग कहते हैं कि गॉड ने हमें बनाया। तो मेनली क्या होता है कि हमारा डायमेंशन, हमारा इन्वायरमेंट हमको बनाता है। अगर कहीं पे आप जैसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए तो वो चीजें अपने आप बनना शुरू हो जाती हैं, वो नेचुरल प्रोसेस अपने आप होना शुरू हो जाता है। जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल दें, जैसे कहते हैं लोग आत्मा, एक अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आत्मा अजर अमर है और इस तरीके से चीजें होती हैं। आत्मा आती है शरीर में, वो चीजें क्रिएट करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो
इस यूनिवर्स में सभी जगह एग्जिस्ट करती है। बात समझिए, एवरीवेयर आत्मा, सोल इज इन एवरीवेयर। हाँ। हर जगह आत्मा। हाँ। आत्मा का मतलब कहने का सेंस ये है, आत्मा का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बॉडी हैं, आप फोन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो नहीं आत्मा। हाँ। आत्मा का मतलब एक एनर्जी, एक सोर्स जिससे आप चीजें आपके एक्टिवेट मोड में है, सारी चीजें एक्टिवेट मोड हो। तो जैसे अगर हम कहीं पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो आत्मा ऑटोमेटिक अपने आप का अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है, वो ऑटोमेटिक क्रिया एक्टिव मोड में चला जाएगा। तो जैसे IVF करके जो आता है तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, उसमें बेसिकली क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं। एनवायरनमेंट जनरेट किए, आत्मा कहीं पकड़ के ला नहीं रहे, कहीं पकड़ के लाए कुछ नहीं, वो केवल एनवायरनमेंट रिएक्शंस करा के वो इंजेक्ट करते हैं, वही उनका प्रोसेस। हाँ, वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो सेम एनवायरनमेंट रिएक्शन वगैरह जो भी चीजें प्रोवाइड किए और एनवायरनमेंट क्रिएट किए, उस टाइप का आत्मा ऑटोमेटिक क्रिएट। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीजें अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीजें एक्टिव मोड में आ जाएंगी। और मेरी और भी रिसर्च है इसी टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मेरा एक और रिसर्च है जो टाइम मतलब ये टाइम मशीन बनाने के ऊपर। अच्छा, वही प्रोसेस में टाइम मशीन। वो मैंने अपडेट भी किया है फेसबुक में, लेकिन मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट लॉजिक है बड़ा एडवांस। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब इंसान जब मरता है तो उसका आत्मा का क्या होता है? आत्मा वही सेम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट, जहाँ पे भी उसको मैचिंग हो, जैसे हम कोई जैसे फोन करते हैं, फोन की फ्रिक्वेंसी मैच करती है, वहीं पर फोन लग जाता है। इसी तरीके से आत्मा वर्क करता है। तो वापस से वो आत्मा कहीं और किसी और बॉडी में जाके सेम अच्छा फ्रिक्वेंसी, ये प्रोसेस है। हाँ, यही प्रोसेस होता है, इसका कोई बड़ा लॉजिक नहीं। तब तो ये एब्सोल्यूट यूनिवर्स कैसे डिफरेंस हुआ फिर? तो ये तो सेम ही है क्योंकि कोई तो मर ही नहीं रहा है फिर, वो तो मरता कहाँ है। जैसे अध्यात्म से हमने कहा ना, आपको सपोर्ट मिला है मुझे। हाँ। अध्यात्म में कहा गया, गीता में कहा गया, आत्मा अजर अमर, वो कभी मरती नहीं। एक अध्यात्म बात करें तो वो कभी मरती नहीं। यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही कंटिन्यूअस है, वो कभी नहीं खत्म होता, तो आत्मा कहाँ से मर जाएगी। आत्मा इज ए नॉट फिजिकल बॉडी, आत्मा इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जहाँ से चीजें एक्टिवेट, जिसको ये तो टाइम इंडिपेंडेंट यूनिवर्स फिर से ये हुआ ना। ये तो हम लोग हाइब्रिड यूनिवर्स में ना। आत्मा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन सोल। सोल में आत्मा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे आप टाइम डिपेंडेंट में रहिए चाहे इंडिपेंडेंट में रहिए, दोनों सेम चीज। हम हाइब्रिड यूनिवर्स में हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन होना बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे वेरिएशन नहीं हो सकता। जैसे जमीन के ऊपर चटाई बिछा दें, इस तरीके से हम लोग का यूनिवर्स है। चटाई इज आवर यूनिवर्स और जमीन इज एब्सोल्यूट यूनिवर्स। तो अगर जमीन के ऊपर चटाई बिछा दें तो जमीन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, चलिए, ये हो गया आपकी शोध जो आपने रिसर्च किया उस पे बात। अच्छा, आप जनरली करते क्या है? हाँ, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, IT इंजीनियर, और कंप्यूटर साइंस पे। हाँ, कंप्यूटर साइंस। ओके। बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ। और मेरा मैं अभी प्राइवेट जॉब में मतलब अभी काम कर रहा हूँ और मेरी रिसर्च भी चल रही है। तो ये रिसर्च मेरी 12 साल में, मेरी इंटरेस्ट शुरू से ही इंटरेस्ट मेरा फिजिक्स में रहा और मैक्सिमम मैंने चीज़ें अचीव की हैं फिजिक्स में। अचीव करने का मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैं समझा हूँ अपने ही स्टडी के आधार पे, मैक्सिमम चीज़ें मैंने समझा है और खुद से एनालिसिस करके उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी राइटर अगर कोई अच्छे मतलब राइटर की बुक होती है तो उसकी चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझिए तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ें वो कहना चाहता है, तो उस आधार पर हम चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा, जो आप 12 साल IT फील्ड में जो आपने बताया है, व्यतीत किया है, तो इसमें आपको ये नहीं लगा कि हम कुछ ऐसा टेक्निकल टूल्स डेवलप कर सकते हैं, AI डेवलप कर सकते हैं या फिर कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं? राइट देन दिस आपने इस पे फोकस किया? मेरा तो हम आपको बताएं कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है, मेरे एंड से जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही
हाई लेवल पे। इसको मैं अपने तारीफ नहीं करना चाहूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच के आधार पर बोल रहा हूँ। जैसे एआई, आपने कहा एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे हम जो सेट करते हैं डेटाबेस में, बेसिकली डेटा ड्रिवन प्रोसेस है, हाँ, जितना डेटा फीड किए उसके हिसाब से आउटपुट है। अकॉर्डिंग वो अपना लॉजिक मेनली लॉजिक होता है, हाँ। लॉजिक के आधार पे चीजें डिसाइड करके वो उसका रिजल्ट देता है। रिजल्ट देता है। लेकिन मेरा ये है कि अगर चीजें जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई मशीन है जो यहाँ पे रखी है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपेंडेंट हो, जैसे यहाँ पे अगर कोल्ड है तो यहाँ पे उसको सारी चीजें फील हो जाए, किस तरीके से, किस तरीके की फ्रिक्वेंसी सामने वाले से आ रही, किस तरीके से एक्टिविटी, मतलब किस तरीके की एक्टिविटी को जज करके वो पहले से डिफाइन कर देगी इस तरीके की एक्टिविटी होने वाली है। या ह्यूमन बॉडी से बहुत सी चीजें पता चलती है, जैसे अगर आप अभी सपोज करिए किसी से फ्रॉड करिए तो आपकी फ्रिक्वेंसी अलग निकलेगी, उस चीज को डिटेक्ट कर वो समझ जाएगा कि ये फ्रॉड कर रहा है। दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन, ये एकदम ह्यूमन बीइंग हो गया, मतलब जैसे आप ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने रोबोट बना दिया इसी टाइप का, एनवायरनमेंट डिपेंडेंट, सिचुएशन डिपेंडेंट रोबोट बना दिया, वो डेटाबेस पे डिपेंड नहीं करता, डेटाबेस से उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको सिचुएशन से मतलब है, किस तरीके की सिचुएशन, उसको कैसे हैंडल करना है। अब सपोज करिए मैंने अपना रोबोट बना दिया, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैंने पंखा फैन ऑन किया तो वो बोलेगा इट्स वेरी कूल, सो प्लीज स्विच ऑफ द फैन। तो क्या अंतर है हमारे उसमें, दोनों सेम चीज। अगर हमें भी ठंडी लगेगी तो हम भी यही चीज बोलेंगे यार फैन बंद करो, तो अच्छी बात है ना, ह्यूमन पर प्रेशर कम पड़ रहा है कुछ ना कुछ। नहीं, ह्यूमन ये डेंजरस इसलिए हो जाएगा ना कि अगर आप ह्यूमन की, अब किसी चीज की वैल्यू अगर आप एकदम कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा ना, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सोचना शुरू कर देगा, नए नए आइडियाज सोचना शुरू कर देगा। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना, किसी सपोर्टिव थॉट के माध्यम से हम लोग कुछ और चीज सोच लेते हैं, इसी तरीके से वो भी करना शुरू कर देगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा, आपको आपके सामने बैठेगा, उसका मन करे, सिचुएशन सही नहीं दिखी, कुछ जैसे कोई आदमी आया फ्रॉड करने के लिए, फीलिंग समझ गया, उसकी वजह से वो कुछ एक्शन ले लिया, तो वो भी खतरनाक है। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप के जो रोबोट होते हैं, सिचुएशन जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं, उस टाइप के रोबोट केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। एआई तो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जनरल पर्पस के लिए, ये तो सुटेबल, ये तो सही मानते हैं। लेकिन जो मेरा है, जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट है, ये रोबोट केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी। और दूसरी ये है कि मेरा एक मोटिव ये है कि टाइम मशीन टाइप का चीजें बनाना, बहुत सी चीजें हैं वो हो सकती हैं, अंडर प्रोसेस तब होगा सर जब चीजें हम आगे बढ़े। तो मैं इस रिसर्च, एक तरीके से अपनी रिसर्च को मैं आगे रखना चाह रहा था, कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूंगा और अच्छी से अच्छी चीजें देने की। अच्छा, ये क्या है, ये जो मेरे को दिख रहा है जो मेरे सामने, ये कोई अकॉर्डिंग टू द टाइम मास इक्वेशन, ये क्या है? ये एक्चुअली सर क्या है कि मेरा यूनिवर्स 2D डायग्राम, ये है क्या? ये एक्चुअली क्या है, दिखा दीजिए आप कैमरे में। हाँ, ये बेसिकली क्या है कि जो मेरा फॉर्मूला है, मतलब टाइम का जो फॉर्मूला है, टाइम और मास का जो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, वो पर्टिकुलर वो चीज मैंने इसमें डिस्क्राइब की है कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है ग्राफिकली। तो कोई भी चीज अगर टाइम का एग्जिस्टेंस कहीं पे भी होता है, तो इसी तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली थोड़ा डार्क है, वो फोटो स्टेट अच्छे से नहीं आ पाए, तो इसी तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो एक मेरा ये मानना है कि जैसे 2 डायरेक्शन में यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। जब कहीं पे भी बिग बैंग, जैसे स्टेबल कंडीशन में जो बिग बैंग होता है,
एक्चुअली दो टाइप के बिग बैंग होते हैं, एक अनस्टेबल स्टेट में होता है, एक स्टेबल स्टेट में होता है। तो जो स्टेबल स्टेट में बिग बैंग होता है तो उस वजह से जो यूनिवर्स फॉर्मेशन होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। एक पॉजिटिव मतलब एक यूनिवर्स होता है, एक एंटी यूनिवर्स, मतलब एक निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक एंटी यूनिवर्स होता है, एक यूनिवर्स होता है। तो हर एक चीज का जो कहते हैं ना कि एंटी होता है। तो जैसे हम लोग का एग्जिस्टेंस है, जो जिस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस हो रहा है, हमारा एंटी पार्टिकल भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है सामने एंटी यूनिवर्स में। अच्छा जी। और वो धीरे धीरे जब एक समय ऐसा कहीं ना कहीं हमारा बॉडी कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ हाँ एकदम सेम, हाँ एकदम सेम हाँ एंटी पार्टिकल। जैसे आप है ना, वो जस्ट अपोजिट आप ही की तरह कैरेक्टरिस्टिक पूरा अपोजिट एकदम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक, हाँ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक अपोजिट नहीं रहेगा, सेम रहेगा। मतलब नहीं, जैसे आप हैं, आपको निगेटिव इन्वायरमेंट में क्रिएट रख दें, वही दोनों से। हाँ हाँ अच्छा हाँ इन्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा, मतलब डायमेंशन अलग हो जाएगा। अच्छा। निगेटिव डायमेंशन, पॉजिटिव डायमेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये यूनिवर्स पहले एक्सीलरेट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट तक अचीव करेगा, फिर इसकी फिर इसकी वेलोसिटी मतलब जीरो हो जाएगी फैलने की, फिर ऑटोमेटिक फिर वापस ये एक तरीके से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद आपस में सेपरेट होके अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये मेनली इस यूनिवर्स का मैकेनिज्म। ये लास्ट में ब्लैक होल में ही कन्वर्ट होगा। ब्लैक होल is defined as where the maximum universe pressure is applied. Where the maximum universe pressure is applied, that is the black hole. ब्लैक होल रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्स का प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल मेनली वहाँ पे ग्रेविटी और ब्लैक होल दोनों बहुत ही वहाँ पे मेनली यूनिवर्स प्रेशर ही एग्जिस्ट करता है। उसको ग्रेविटी कह सकते हैं, लेकिन उसको और अच्छे से पढ़िए आप। मेरी रिसर्च मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी रिसर्च के बारे में बहुत और अधिक जान सकते हैं आप। मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, या मेरी रिसर्च के नाम से सर्च कर सकते हैं, द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और अधिक जान सकते हैं। अच्छा, इस रिसर्च पे आगे का क्या प्लान है कि कुछ बुक वगैरह पब्लिश करना है? मेरी एक बुक भी है सर, लेकिन वो मतलब शुरुआती दौर पे मैंने बुक लिखी थी, तो उस बुक का नाम है द एब्सोल्यूट थ्योरी, सॉरी द थ्योरी ऑफ पॉइंट स्पेस। तो वो बुक मैंने शुरुआती दौर पे मैंने पब्लिश की थी, और उसका हालांकि ऐसा कोई वो रिस्पांस कुछ खास मुझे नहीं मिला, और वो वहां पर मैंने कोई ऐसी चीज प्रूव भी नहीं की थी, इस वजह से मैं ज्यादा जोर नहीं दिया। अच्छा, तो अभी वापस से कोई कुछ पब्लिश करने वाले हैं बुक? तो अभी तो मैं इसी को मैं पब्लिश करना चाहूंगा, इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आगे इसलिए बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि इसमें मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे बिना प्रूफ किए कोई भी चीज के बारे में बोलना मुझे ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है। और प्रूव इस आधार पे किए कि जो इसमें इक्वेशन आया, मैंने आपको दो एग्जांपल दिया है कि एक प्लैंक टाइम और एक जेनेवा में जो लार्ज हाइड्रो LHC हुआ था, उसमें जो हिग्स बोसॉन का टाइम है वो सेम लगभग आ रहा है इसमें। तो इन दोनों चीज़ों से प्रूव होता है मेरी रिसर्च की जो लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला, दैट इज आल्सो बी ओके। तो ये थी खास बात योगेश पाठक जी के साथ। योगेश पाठक जी, आपसे बात करके अच्छा लगा जी। और आपका जो रिसर्च है मे बी एक्सेप्टेबल हो, और कुछ हो सके तो आपको आपका जो रिसर्च है उसका तथ्य क्या है और इसका प्रैक्टिकलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, वो आगे शायद और बेहतर तरीके से पता चले। हालांकि फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ इजाजत लेते हैं मैं प्रफुल्ल पांडे, नमस्कार, धन्यवाद।